Center Spot with Kedar Keskar. नमस्ते, मैं हूं केदार केसकर और आप देख रहे हैं सेंटर स्पॉट। भाइयों बहनों, मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझे कहा कि मैं मार्क्सिस्ट हूं। मैं मतलब मेरा दोस्त मार्क्सिस्ट है। मैं उसे बरसों से जानता था, मुझे पता था वो मार्क्सिस्ट तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा कि तुम मार्क्सिस्ट नहीं हो सकते। उसने कहा नहीं यार, मैं मार्क्सिस्ट हूं। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, बस एक बात बता दो कि मार्क्सिस्ट हो मतलब क्या हो, कैसे बन गए तुम मार्क्सिस्ट, कैसे कह सकते हो कि तुम मार्क्सिस्ट हो। तो वो बोला कि यार देखो, मैं तो मार्क्स ओरिएंटेड हूँ, एग्जाम्स में बहुत सारे मार्क्स लाना ये मेरा एक फोकस है, तो जाहिर सी बात है मैं मार्क्सिस्ट हूँ। तो आपको समझ में आया इसमें कैसा जोक है, कैसा। तो भाइयों बहनों, हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे लफ्ज, बहुत सारे शब्द ऐसे बोलते हैं बिना सोचे समझे, बिना उसका अर्थ जाने, वो हम बस बोल देते हैं। वैसे ही सोशल साइंसेस में यानी समाज शास्त्रों में, समाज शास्त्र यानी उसमें अर्थशास्त्र आया, राज्यशास्त्र आया, सामाजिक शास्त्र आए और कई सारे विषय आए। वो सामाजिक शास्त्रों का अभ्यास करने वाले लोग जो हैं उनको ये बातें पता होती है, लेकिन सामान्य तौर से जो बहुत सारी ये जो हम आजू बाजू में देखते हैं, कॉमन मैन जिसे हम कहते हैं, वो इतना सारा ध्यान में नहीं रखते, वो बस बातें बोल जाते हैं। तो ऐसे ही कई सारे शब्द हैं, कई सारे इज़म्स हैं, थियरीज हैं राज्यशास्त्र में और अर्थशास्त्र में, जिनका ज्ञान हमें नहीं है और सामान्य तौर से नहीं होता है। उसी में कुछ इज़म्स हैं, जैसे कि कम्युनिज्म। कुछ लोगों को कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म में कोई अंतर है ये पता ही नहीं होता, या यूं कहें कि कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म ये दो अलग अलग बातें हैं, ये भी उन्हें नहीं पता होता। दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कम्युनिज्म और सोशलिज्म, इसमें क्या फर्क है और क्या समानताएं हैं ये नहीं पता होता, और फिर भी हम वामपंथियों को साम्यवादी कहते हैं यानी कम्युनिस्ट, या सोशलिस्ट कहते हैं यानी समाजवादी, ये ना जानते हुए कि उसका अर्थ क्या है। समाजवादी किसको कहे, साम्यवादी किसको कहे। और यह मैं कह रहा हूं उनके एक्शंस से नहीं कह रहा, उनका जो थियरी है, जो उनकी विचारधारा है, विचारधारा के आधार पर कौन समाजवादी होता है और कौन साम्यवादी होता है, या व्यक्तियों को हम बीच में ही ना लाएं, बस विचारधारा ही समझ लें। तो आज की हमारी जो कड़ी है उसका पूरा फोकस साम्यवादी विचारधारा यह है। ये जो आज की कड़ी है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, खुद को राइटिस्ट कहते हैं, नेशनलिस्ट कहते हैं। मैं खुद एक नेशनलिस्ट हूं, मैं खुद एक राइटिस्ट हूं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि हम अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें क्रिटिसिज्म करने से पहले उनकी विचारधारा समझ लेना आवश्यक है। जैसे अगर वामपंथियों के ऊपर आपको क्रिटिसिज्म करना है तो पहले वामपंथियों की विचारधारा आपको समझ लेनी चाहिए, भले वो आपको अच्छी लगे या ना लगे। तो आज का हमारा फोकस रहेगा कि कम्युनिज्म को समझ लेना। अगर हमें कम्युनिज्म का विरोध करना है, और जाहिर सी बात है अगर कम्युनिस्ट आप हो
ये वीडियो देखने वाले, तो अगर आप कम्युनिज्म का सपोर्ट करते हो तो आप सपोर्ट क्यों करते हो कम्युनिज्म का, ये भी आपको समझ लेने की आवश्यकता है। इसलिए बेसिकली कम्युनिज्म क्या है ये हमें समझ लेना है। तो सपोर्ट करना या विरोध करना यह अलग बात है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि समाजवाद और साम्यवाद यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इसमें क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। और ये बताने से पहले और एक बात बताऊं आपको कि दोस्तों, नॉलेज यानी ज्ञान और इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, इन दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी आपको गूगल से मिलेगी, आपको विकिपीडिया से मिलेगी, कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकेगी और बहुत ही इजीली मिलेगी। कई सारे ऐसे रेफरेंस बुक्स हैं, कई सारे मैगजीन्स हैं प्रिंटेड, जिसके आधार पर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन वो क्या बात है, वो कौन सी खास बात है जो इंफॉर्मेशन को नॉलेज में तब्दील करती है? कब हम कहते हैं कि मुझे ज्ञान मिल गया, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन। आपको एक बात बता दूं, ज्ञान देने की कोई वेबसाइट नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर सकते हैं। ज्ञान जो होता है वो हमेशा गुरु देता है और शिष्य लेता है, या फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इंसान को अपने आप भी ज्ञान हासिल हो सकता है। अगर सिंपलेस्ट वर्ड्स में, सीधे सीधे और छोटे से शब्दों में आपको बताएं, तो ज्ञान वो चीज है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको मिलता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने गन्ना है, गन्ना यानी इंफॉर्मेशन, गन्ने को प्रोसेस करो, उसका शक्कर बनाओ, शक्कर है ज्ञान। इतनी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों में क्या क्या बातें हैं, ये तो आपको गूगल पे या कई सारे वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे मिल जाएगा, और सारे बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। इसीलिए मैं उस पे बहुत ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करने वाला हूं, और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप जिनको इसमें जिज्ञासा है वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट से निकालें। मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो बहुत ही डिस्टिंक्ट है, बहुत ही यूनिक है, ज्ञान वाली बातें, कि क्या है कम्युनिज्म और क्या है सोशलिज्म। दोनों में फर्क बस एक बात का है, विचारधारा के तौर पर। दोनों में कई सारी बातें समान हैं, यानी कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों को वर्कर्स यानी प्रोलेटेरिएट्स का उत्थान चाहिए। प्रोलेटेरिएट्स ये एक खास शब्द है जो बताता है कि मजदूरों के लिए वो सूचित करता है। तो मजदूर यानी श्रमिक, श्रमिक के इंटरेस्ट, श्रमिक का हित ध्यान में रखते हुए चीजें करना, यही बात समाजवाद भी कहता है और साम्यवाद भी कहता है। और एक शब्द है बुर्जुआ। बुर्जुआ यानी अमीर आदमी, अमीर इंसान, अमीर लोग। दोनों ही विचारधाराएं, समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराएं, यही कहती हैं कि अमीर यानी बुर्जुआ लोग प्रोलेटेरिएट्स यानी श्रमिकों पर अन्याय करते हैं, जुल्म करते हैं। और वो कैसे? तो उसके लिए उन्हें चाहिए होता है प्रॉपर्टी। उनका मानना यह है कि प्रॉपर्टी यानी
हम जिसे कहते हैं हमारी अपनी संपत्ति, फिर वो चाहे ज़मीन हो या पैसा हो और कुछ भी हो, ऐसी सारी बातें जिनके आधार पर आप कोई उद्योग, कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, और जिसके आधार पर आप श्रमिकों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिसे हम सीधे लफ्जों में कहें तो कैपिटल कहते हैं। तो ये जो कैपिटल है वही अमीरों को अमीर बनाती है और गरीबों को गरीब बनाती है। ऐसा इन दोनों विचारधाराओं की मान्यता है। दूसरी बात ये कि जो वर्कर्स होते हैं, यानी जो श्रमिक होते हैं, उनके श्रमों के आधार पर उन्होंने किए हुए मेहनत के आधार पर जो प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब आप एक तरफ अगर जो इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आता है और श्रमिक के उसके श्रम के आधार पर, उसने किए हुए मेहनत के आधार पर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। यानी अभी आप शक्कर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गन्ना एक रॉ मटेरियल है, उस गन्ने से शक्कर तो अपने आप नहीं निकलेगी, उसे तो मशीन्स चाहिए, उसे बड़ी सी इंडस्ट्री चाहिए, लेकिन बस उतने से काम नहीं हो सकता, उसके लिए वर्कर्स भी चाहिए। तो वो जो वर्कर्स हैं, यानी प्रोलेटेरिएट्स, यानी श्रमिक, यानी मजदूर, उनकी मेहनत, उनके श्रम और वो मशीन्स, यानी वो कैपिटल जो जिसके आधार पर इंडस्ट्री बनाई, इन दोनों के मिलाप से रॉ आइटम यानी गन्ना तब्दील होता है शक्कर में, एक फिनिश्ड आइटम। तो गन्ने की वैल्यू जो होती है, उसकी जो कीमत होती है, वो कीमत शक्कर के रूप में जब वो बनता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और ये किन कारणों से बन गया? एक तो मशीन्स और दूसरे मजदूर। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का मानना यह है कि वस्तु की कीमत बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग हुआ, यानी मजदूर, यानी श्रमिक, उन्हें तो कुछ नहीं मिलता, उन्हें जो मिलता है वो सैलरी होता है, वेजेस होते हैं। और ये जो बढ़ी हुई कीमत है और शक्कर के दाम बढ़ते गिरते हैं और उससे जो लाभ होता है, यानी प्रॉफिट जो मिलता है, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है, अमीर को मिलता है, बुर्जुआ को मिलता है। वो जो प्रॉफिट है, वो जो लाभ है, अतिरिक्त लाभ, वो अतिरिक्त लाभ मजदूरों को नहीं मिलता। तो इसे काउंटर करने वाले लोग कहते हैं कि यार बोनस भी तो मिलता है हर वर्ष। तो उनका कहना है कि बोनस तो बहुत ही मतलब छोटी बात है, प्रॉफिट से अगर तुलना की जाए तो बोनस कहीं भी नहीं होता, बहुत ही कम होता है। अब ये जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है, उनका मानना यह है कि अगर ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके श्रमों के आधार पर अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु अगर रॉ से फिनिश्ड गुड्स में तब्दील होता है और उससे प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट भी वर्कर्स को मिलना चाहिए। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लोगों में। ये सिंगल हैंडेड प्रॉपर्टी, ये बात अच्छी नहीं है, ये उनका कहना है। और इसलिए एक कम्युनिज्म या सोशल, यानी लोगों में बटा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ, ऐसी सारी कई बातें समान है। दूसरी बात ये कि चाहे आर्थिक हो चाहे राजकीय हो, दोनों ही स्तर पर ये जो वर्कर्स है, वर्किंग क्लास, मतलब जो हैव नॉट्स होते हैं,
जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनसे बहुत सारी मेहनत करवाई जाती है और उसके बदले मतलब रिटर्न्स में उन्हें बहुत ही थोड़ा वेजेस दिए जाते हैं, बहुत ही कम सैलरी दी जाती है, तो उसे एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन, शोषण। तो उनका मानना यह है कि ये जो हैव नॉट्स है उनका बहुत शोषण होता है, मजदूरों का शोषण होता है। दोनों का मानना है, साम्यवादी भी और समाजवादी भी। तो इसलिए उन्हें क्या चाहिए, दोनों का लक्ष्य, दोनों का टारगेट देखिए, दोनों का टारगेट यह है कि शासन कामगारों का आना चाहिए, मजदूरों का आना चाहिए, श्रमिक का आना चाहिए, प्रोलेटेरिएट्स का आना चाहिए। तो शासन अगर खुद प्रोलेटेरिएट्स करे, यानी अगर श्रमिक ही अगर शासक बन जाए, तो यह शोषण नहीं होगा, ऐसी उनकी मान्यता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो शासक होते हैं, शासन में भले कोई भी बैठे हो, उनकी और ये जो कैपिटलिस्ट हैं या बुर्जुआ जो हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी मिली भगत होती है। वो दोनों अपने वेस्टेड इंटरेस्ट आपस में बनाए होते हैं और श्रमिकों का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, वर्कर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो कंटिन्यू करते हैं, शोषण कभी रोकते नहीं। तो शासक और अमीर, उनकी एक मिली भगत होती है, इसलिए इन शासकों को बदलना होगा और उस पे प्रोलेटेरिएट्स आने चाहिए, ऐसे ही इन दोनों विचारधाराओं की मान्यता है। यहां तक तो ठीक है, इस पॉइंट तक दोनों में समानताएं होती है, दोनों विचारधाराओं में। अब यहां से रास्ते अलग होते हैं। कम्युनिज्म यानी स्पेशली कार्ल मार्क्स ये प्रोलेटेरिएट्स का शासन इस पॉइंट पे आकर रुकता नहीं है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि प्रोलेटेरिएट्स का शासन आने से स्थिति बदल नहीं सकती, सिर्फ शासन आने से। उसका कहना यह है कि प्रोलेटेरिएट्स का शोषण भी रुक जाए जब प्रोलेटेरिएट्स की सरकार आएगी, वो रुकना चाहिए एक्सप्लॉइटेशन, और फिर उनका लक्ष्य ये होना चाहिए कि स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। अब देखिए, ये स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी क्या है? तो जैसे कि हमें पता है, ये जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों कहते हैं कि हैव्स और हैव नॉट्स, वर्किंग क्लास और बुर्जुआ क्लास, ऐसे दो क्लासेस, दो वर्ग समाज में होते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो वर्किंग क्लास है और ये जो अमीर लोगों का जो क्लास है, यानी कि बुर्जुआ क्लास, उसमें तो संघर्ष होता रहता है और संघर्ष होता रहेगा। हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में लड़ाई झगड़े संघर्ष तो होता रहेगा, जिसे कि क्लास स्ट्रगल कहते हैं ये लेफ्टिस्ट लोग। तो ये जो क्लासेस हैं, दो क्लासेस, दो वर्गों में बटा हुआ ये समाज, उनमें ये जो भिन्नता है वो भिन्नता खत्म होनी चाहिए और पूरा का पूरा समाज एक ही क्लास में तब्दील होना चाहिए, एक ही क्लास में ये कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। मतलब कोई बुर्जुआ ना हो और कोई प्रोलेटेरिएट ना हो, सब समान हो। यहां से ये साम्य शब्द आता है। तो अगर कोई किसी का शोषण करने वाला ना हो तो किसी का शोषण होगा भी नहीं, ऐसी ये सिंपल सी धारणा है। दूसरी बात ये कि स्टेटलेस सोसाइटी हो। अब स्टेट मतलब क्या? स्टेट मतलब महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, कर्नाटक नहीं। यहां स्टेट राज्यशास्त्र वाला शब्द है। स्टेट यानी शासन संस्था। तो शासन संस्था अस्तित्व में ही ना रहे, ऐसी कार्ल मार्क्स की कल्पना है। प्रोलेटेरिएट्स की सरकार आना तो ठीक है, मतलब
श्रमिकों की सरकार आना, ये एक प्राइमरी गोल है कार्ल मार्क्स के लिए। उसके बाद उसका स्वप्न है, उसका एक ख्वाब है कि समाज में स्टेट भी ना रहे और क्लास भी ना रहे। अगर शासन, आप कल्पना कीजिए, अगर शासन संस्था ही अस्तित्व में ना हो तो क्या होगा? एक किस्म का एनार्किक सिचुएशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। राज्यशास्त्र में एनार्किज्म एक अलग सी विचारधारा के तौर पे सिखाई जाती है। उनके हिसाब से एनार्की मतलब ये है कि क्या है, एनार्की शब्द के साथ कुछ बुरी बातें भी जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर शासन संस्था ना हो, कोई गवर्निंग बॉडी ना हो अस्तित्व में, तो सब हड़कंप मच जाएगा, केओटिक सिचुएशन होगी, ट्रबल होगा। ऐसी हमारी धारणा है और इस तरह से हम एनार्की की तरफ देखते हैं। लेकिन एनार्किज्म जो मानते हैं, उनका कहना है कि कई दफा जब हम रास्ते से जाते हैं और कोई चौक आता है, कोई स्क्वायर आता है, सिग्नल तो होता है, लेकिन कई दफा सिग्नल बंद भी होते हैं। कई दफा चौक पे ट्रैफिक पुलिस भी नहीं होते। ऐसा होता है। और फिर भी एक्सीडेंट्स बाय डिफॉल्ट नहीं होते। मतलब अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं है और ट्रैफिक सिग्नल भी बंद है, तो ये नहीं कि एकदम से एक्सीडेंट होना शुरू हो जाए। हम आपको तो पता है कि इंडिया में ऐसा कई दफा होता है कि ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल भी बंद है, और फिर भी ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो ये जो एनार्किक लोग हैं, उनका कहना ये है कि हम अब अच्छा सोच विचार करने वाले इंसान बन रहे हैं, और हम कोई हर्ड नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है जिन्हें गवर्न करने वाली कोई यंत्रणा की आवश्यकता है। अब हम इवोल्यूशन हो चुके हुए इंसान हैं, तो हमारे लिए कोई शासन यंत्रणा की जरूरत नहीं, हमें किसी ने गवर्न करने की जरूरत नहीं। हम खुद ही अंडरस्टैंडिंग नेचर के हैं और हम खुद ही नियमों का पालन करेंगे। नियम जो है वो हम ही बनाएंगे, हम ही उसका पालन करेंगे। एक्सीडेंट्स हम नहीं करेंगे। तो ये एक क्या कह सकते हैं हम, एक बहुत ही ड्रीमी टाइप का ये विचारधारा है, जो प्रैक्टिकल, उतना प्रैक्टिकल नहीं है, ये हम तो समझ सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स थोड़ा एनार्किक दिशा की तरफ जाता है जब वो कहता है कि स्टेटलेस सोसाइटी की कल्पना वो करता है। तो यहाँ ये दो बातें कम्युनिज्म और सोशलिज्म को सेपरेट करती हैं कि सोशलिज्म में स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी की कोई बात नहीं है, बस प्रोलेटेरिएट्स की गवर्नमेंट है। यहाँ पे आके सोशलिज्म रुक जाता है। कम्युनिज्म ये दो बातें कहता है। अब रियलिटी में क्या होता है? मतलब जब हम कहते हैं कि सोवियत रशिया एक कम्युनिस्ट देश था, या फिर कहते हैं कि क्यूबा में जो कैस्ट्रो की गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट शासन था, चाइना में कम्युनिस्ट शासन है, या कहते हैं कि पश्चिम बंगाल और केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थे, तो क्या वहां पे स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण हुआ? तो जाहिर सी बात है कि उत्तर तो, जवाब तो ना ही आता है, क्योंकि प्रोलेटेरिएट्स की गवर्नमेंट वहां पे आई, ये बात तो सही है, लेकिन उसके बाद उस गवर्नमेंट को खुद ही अपने आप को डिसमेंटल करना होगा, और ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि पूरी शासन व्यवस्था को डिसमेंटल करना होगा। तो ये कौन एक्सेप्ट करेगा? सोसाइटी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई ना कोई तत्व ऐसा समाज में रहेगा जो
शासन यंत्रणा की डिसमेंटल को विरोध करेगा। और एक बात यह है कि शासन यंत्रणा हम जब कहते हैं तो उसमें सिर्फ शासन करने वाले लोग नहीं आते, उसमें पुलिस भी आती है, उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स भी आता है, और उसमें सिविल एंड डिफेंस दोनों तरफ के अधिकारी लोग भी आते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, अगर एक देश में सडनली स्टेट लेस सोसाइटी का निर्माण हो जाए तो क्या होगा। एक ऐसा देश जहां पे ना गवर्नमेंट है, मतलब सरकार नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, कोई नहीं, कोई मंत्री नहीं और उनके कोई अधिकारी भी नहीं। केंद्रीय रचना का जो कोई होता है, मतलब पार्लियामेंटेरियंस, संसद सदस्य, कोई नहीं। फिर आए हमारे बहुत सारे फेडरल स्ट्रक्चर के जो मतलब अलग अलग विधानसभाएं हैं, असेंबलीज, वो नहीं रहेंगे, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स कोई भी नहीं होंगे। तो ये एक बात हो गई। शासन यंत्रणा में और भी कई बातें होती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स यानी अधिकारी वर्ग, तो अधिकारी नहीं। तीसरा घटक होता है न्याय व्यवस्था, तो न्यायपालिका नहीं, मतलब कोर्ट्स, जुरिस्डिक्शन, जुडिशरी जिसे कहते हैं, जुडिशरी खत्म। और डिफेंस, जैसे अभी मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस और बॉर्डर्स के लिए आर्मी नेवी एयरफोर्स, सडनली ये सब बातें अगर वैनिश हो जाए तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी। एक तो अंतर्गत रूप से डिसमेंटलिंग शुरू होगा, बहुत केओटिक सिचुएशन होगी, दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे सडनली इंटरनली, और एक्सटर्नल खतरे वो तो बहुत ही बढ़ जाएंगे। मतलब अगर आप कल्पना कीजिए आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं है तो जो हमारे करीबी मुल्क होंगे, तो करीबी मुल्कों की फौज चुप बैठेगी अगर आपकी आर्मी नेवी एयरफोर्स सडनली वैनिश हो जाए। क्या वो मौके का फायदा नहीं उठाएगी? तो ऐसी कई सारी बातें होती है कि एनार्किक सिचुएशन में तब्दील होना, मतलब स्टेटलेस सोसाइटी का खतरा आज तक किसी भी कम्युनिस्ट शासन ने नहीं उठाया। मतलब प्रैक्टिस जब करनी है तो कम्युनिज्म का प्रैक्टिस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्रोलेटेरिएट्स की गवर्नमेंट के बाद के जो फाइनल जो दो ड्रीम्स उसने बताए हैं, दो ख्वाब बताए हैं, उसकी तरफ तो आज तक जो खुद को मार्क्सिस्ट कहने वाले, खुद को कम्युनिस्ट कहने वाले, राइट फ्रॉम लेनिन से होकर आज के चीन में जो बैठे शी जिनपिंग है उन तक, और हमारे बंगाल और केरला में जो कम्युनिस्ट हैं उन तक, कोई भी ऐसे डंके की चोट पे नहीं कह सकता कि हाँ मैं सच्चा मार्क्सिस्ट हूँ। कह ही नहीं सकते वो, क्योंकि प्रोलेटेरिएट्स की गवर्नमेंट आने के बाद उनको रुकना पड़ा, स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण वो ना कर सके। और दूसरी बात, क्लासलेस सोसाइटी का तो ड्रीम उनका है ही, लेकिन मतलब रियलिटी में उनको वो नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि क्लासलेस सोसाइटी करे तो वो कैसी करे। ये कहना बहुत आसान है कि हैव्स ना रहे, सब सारे एक ही हो, लेकिन ये होता नहीं। क्योंकि एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि कम्युनिज्म की कमियां क्या है, क्यों रियलिटी में कम्युनिज्म फेल होता है। विचारधारा के रूप में तो कम्युनिज्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से कम्युनिज्म एक अच्छा एक ऐसा अच्छा विचारधारा है जो प्रॉब्लम तो अच्छी तरह से बताता है, किंतु उसके पास कोई जवाब नहीं है। कम्युनिज्म के पास या सोशलिज्म के पास जवाब, आपको कितना भी बुरा लगे, कैपिटलिज्म के ही पास जवाब है। तो ये कैपिटलिज्म, अभी तो आज के युग में कैपिटलिज्म क्यों आवश्यक है, क्यों उसका जवाब प्रैक्टिकली अच्छा है, और क्यों कम्युनिज्म के पास कोई जवाब नहीं है, और क्यों बहुत सारी रेजिम्स, और खुद चाइना डेंग झाओपिंग के दौर के बाद
उसने कम्युनिज्म प्रैक्टिस में छोड़ कैसे दिया आर्थिक रूप में, ये भी आपको मैं समझाऊंगा। तो अब कम्युनिज्म विश्व में कहीं भी नहीं है, बस उसकी एक माला जपता रहता है चाइना, एक बोलने की बात रह चुकी है बस कम्युनिज्म, प्रैक्टिस में तो कम्युनिज्म हार चुका है। वो कैसे, अगले वीडियो में हम बताएंगे। आशा करता हूं कि आपको कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बारे में जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर जो है, मतलब उनमें फर्क क्या है और उनमें समानता क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। और आशा करता हूं कि अगला वीडियो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि उसमें हम कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का एक तौलनिक विचार करेंगे। तो आप देखते रहिएगा ये हमारा यूट्यूब चैनल सेंटर स्पॉट में। हम कई सारी अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करते हैं, चाहे वो मिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, और चाहे स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, और साइंस भी। तो देखना ना भूलिएगा सेंटर स्पॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।